हेलो लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पटन यानी इनकोहेरेंट स्कैटरिंग की। कैसे ये हमको डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इफेक्ट करती है, क्या क्या इसका एप्लीकेशन है और क्यों हमें शील्डिंग के वक्त इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके एंड में भी मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बिना कोई टाइम बर्बाद करिए, चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। इनकोहेरेंट स्कैटरिंग या कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये रेडिएशन शील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्पटन स्कैटरिंग प्राइमरी सोर्स होता है ऑफ स्कैटर रेडिएशन। चाहे रेडियोग्राफी हो, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की एनर्जी रेंज हो, या न्यूक्लियर मेडिसिन की एनर्जी रेंज हो, या उससे ऊपर की एनर्जी रेंज, कॉम्पटन स्कैटरिंग स्कैटर रेडिएशन का प्राइमरी सोर्स रहता है। इसी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्कैटर रेडिएशन जो है वो बनती है। अब वो किस तरीके से होती है, तो उस फिनोमेना को अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एक इनकोहेरेंट स्कैटरिंग है। मतलब कि देयर इज अ चेंज ऑफ एनर्जी या देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक्सचेंज जरूर होता है मोमेंटम के साथ। हमने थॉमसन और रैली में पढ़ा था, उनमें जो नेट एनर्जी का एक्सचेंज था वो जीरो था। इसके अंदर इनिशियल एनर्जी विल ऑफ द फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, विल नॉट बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी ऑफ द इमर्जिंग फोटोन। ये इक्वल नहीं होगी। थोड़ी सी इसमें जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो ये फिनोमेना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वर्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर याद हो मैंने थॉमसन वाली में बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन्हें कहते हैं या तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी वो बहुत ही कम हो हमारी एनर्जी ऑफ द फोटोन से, जो हम एनर्जी फोटोन की यूज कर रहे हैं वो बाइंडिंग एनर्जी से बहुत बहुत ज्यादा हो। उस केस में आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्री बोल सकते हो। दूसरा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो खासकर मेटल में तो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये फिनोमेना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है और ये इनकोहेरेंट होता है, मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ये इकलौता ऐसा फिनोमेना है जो कि इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एटॉमिक नंबर जी, जेड यानी एटॉमिक नंबर। ये इकलौता ऐसा फिनोमेना है जो कि एटॉमिक नंबर के इंडिपेंडेंट होता है। वो कैसे होता है? तो हमने ये पाया जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम। अब हमें पता है कि जाहिर सी बात है, जैसे जैसे z बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए, है ना? जाहिर सी बात है ना। ये मैंने 1 ग्राम की अगर कोई चीज़ ली या 10 ग्राम की कोई चीज़ ली और उसके अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके 1 ग्राम पर इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे मैं इसका वजन बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जाहिर सी बात है। बट हमने क्या पाया नेचुरल सिस्टम में कि जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जब एलिमेंटल फॉर्म में, नाइट्रोजन, इनमें, इन दोनों में ही, चाहे हाइड्रोजन ले लो चाहे आप नाइट्रोजन ले लो, इनके अंदर भी अगर मैं पर ग्राम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करूंगा तो दोनों के इक्वल आते हैं। तो ये हमने पाया कि दोनों के ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम इक्वल है। तो इसकी वजह से ये वर्चुअली इंडिपेंडेंट हो गया Z के। नेक्स्ट है एनर्जी। तो यस, एनर्जी काफी ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, चाहे वो स्कैटर फोटोन की एनर्जी हो चाहे वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो। तो उसे ये सेम हर इंटरेक्शन की तरह इसमें भी पहले डोमिनेट नहीं करेगा, फिर एक पीक आएगी, फिर ये एनर्जी ये इस तरीके की होती है जिस तरीके से जैसे मैंने थॉमसन में बताया था। ये हाई एनर्जी रेंज है, यहाँ पर इसमें एक पीक आता है। हर इफेक्ट का इसी तरीके से है, एक टाइम आता है जब वो डोमिनेट करता है, एक एनर्जी रेंज आती है जब वो डोमिनेट करता है, उससे ऊपर और नीचे वो डोमिनेट नहीं करता। सेम चीज रेजोनेंस वाला फिनोमेना वही होता है इसके अंदर ही भी। तो इस फिनोमेना को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो फिर से वही मैं एक एटम बनाता हूँ। ये एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फोटोन आकर फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसकी इनिशियल एनर्जी हम EI मान लेते हैं। अब एक्साइटेशन और आयनाइजेशन होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी कम होती है फोटोन की एनर्जी से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आयनाइजेशन हो जाएगा। आयनाइजेशन हुआ, यहाँ पर एक वैकेंसी आ गई और ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकलकर इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है और ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी काइनेटिक एनर्जी है और जो फोटोन था वो भी डिफ्लेक्ट होकर
किसी और डायरेक्शन में निकल चुका है। ये फोटोन की फाइनल एनर्जी है। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखी, एक तो यहाँ पर एक प्रोसेस हुआ आयनाइजेशन का और दूसरा एक प्रोसेस हुआ स्कैटर का। और स्कैटरिंग दो चीज़ों की हुई, एक तो लाइट स्कैटर हुई अपने इनिशियल पाथ से, दूसरा एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बना यहाँ पर, इसको हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब इस केस में, कॉम्पटन के केस में क्या होता है कि जो इनिशियल एनर्जी जो हमने दी थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि एक इनइलास्टिक कोलिजन है बिटवीन ये फोटोन की एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि इनिशियल और फाइनल एनर्जी विल नॉट बी इक्वल, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो कुछ एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई टुवर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन मानूं, यहाँ पर ये इंसिडेंट रेडिएशन मानूं, इन दोनों ने इंटरेक्ट करा, कोलाइड करा, इलेक्ट्रॉन इस ट्रेजेक्टरी पर चला गया और फोटोन इस ट्रेजेक्टरी पर चला गया। ठीक है, तो दिस विल बी द स्कैटर एंगल एंड दिस विल बी द रिकॉइल एंगल। वो अभी मैंने अगली स्लाइड में और बेटर तरीके से डिफाइन करा है। तो यहाँ पर ये फिनोमेना हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रैक्शन हुआ या कोलिजन हुआ, उस कोलिजन में आयनाइजेशन हुआ, उस आयनाइजेशन की वजह से यहाँ पर एक स्कैटर फोटोन और एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हुआ, ये दोनों प्रोडक्शन। अब इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ये चीज डिपेंड करती है कि वो कितने एंगल पर स्कैटर हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो ई फाइनल है इट विल बी ए फंक्शन ऑफ थीटा, स्कैटर फोटोन का एंगल का फंक्शन होगा जो भी उसकी एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एनर्जी। ठीक है, होप सो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर इस चीज़ में कोई भी समस्या है, डाउट है या ना समझ में आया हो तो प्लीज़ को नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ये इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर हमारा ये इंसिडेंट फोटोन है, उसने आकर यहाँ पर प्रेजेंट एक उस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करा, कोलाइड करा, इलेक्ट्रॉन अपनी अलग ट्रेजेक्टरी पर निकल गया और फोटोन अपनी अलग ट्रेजेक्टरी पर निकल गया। थीटा विल बी द स्कैटरिंग एंगल एंड फाई विल बी द रिकॉइल एंगल। ठीक है, ये सिंपल सा 11th क्लास की फिजिक्स है जो हमने कोलिजन के अंदर पढ़ा था। इसको आप मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन से आप कोई दोनों फाई और थीटा निकाल सकते हो, दोनों के मोमेंटम्स निकाल सकते हो, वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आगे। नेक्स्ट इज वेवलेंथ शिफ्ट। तो वेवलेंथ शिफ्ट, अब जाहिर सी बात है अगर एनर्जी चेंज एक्सचेंज हुई है दोनों के बीच में, ई फाइनल इज नॉट इक्वल्स टू ई इनिशियल, तो देयर मस्ट बी अ चेंज इन एनर्जी। अब एनर्जी हमें पता है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होती है ना, तो वही यहाँ पर दे रखा है। तो जो चेंज इन लैम्डा आता है डेल्टा लैम्डा, वो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जो अब ये नया लैम्डा आया है, ये जो इनिशियल लैम्डा था उसमें से जो नया लैम्डा आया है वो होगा, जो कि इक्वल होता है लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा वही स्कैटरिंग एंगल जो मैंने आपको बताया, एंड लैम्डा सी क्या होता है, वो क्रॉम्पटन वेवलेंथ होती है। अब जो हमारा फोटोन स्कैटर हो गया, मतलब कि जो ये फाइनल स्कैटर जो फोटोन हुआ है इसकी वेवलेंथ वो होगी लैम्डा सी, जो कि ऑलमोस्ट लैम्डा सी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0.0243 आती है। आपने अपनी ये क्रिस्टेंशन की अपनी बुक के अंदर ये एक्सप्रेशन देखा होगा जहाँ पर डेल्टा लैम्डा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 0.024 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वही एक्सप्रेशन है, ये सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू निकाला जा सकता है। स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी और इंसिडेंट फोटोन एनर्जी के बीच में एंगल्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ये इसके बारे में इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब कि हमने ये पाया कि स्कैटरिंग एंगल जितना ज़्यादा होगा, जो फाइनल एनर्जी निकल कर आएगी फोटोन की वो उतनी ही कम होगी। मतलब कि थीटा जितना बढ़ेगा, ई फाइनल जो फोटोन की एनर्जी थी ई फाइनल वो उतनी घटेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप ई, और ये भी बात एक है कि जैसे जैसे आप ई इनिशियल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे थीटा घटता जाएगा और ई फाइनल बढ़ती जाएगी।
ये भी प्रोसीजर होता है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पर फोटोन ने अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी अपने पास ही रखी, कुछ उसने एक्सचेंज नहीं करा, कुछ नहीं हुआ। 30 डिग्री पर भी कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है। 60 डिग्री पर 70 तो कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया, केवल 5 केवी बदला है। जो सबसे अब्रप्ट चेंज आता है वो हमेशा 90 डिग्री पर आता है। तो जो भी फोटोन 90 डिग्री पर होगा, परपेंडिकुलर निकलेगा इनिशियल फोटोन के, उसको वो सबसे कम एनर्जी बियर करेगा। यही एक पॉइंट है जो इस इंटरेक्शन को इतना ज़्यादा खतरनाक बनाता है। वो क्या कि एक तो फोटोन स्कैटर हो गया है बट उसने अपनी एनर्जी लूज नहीं करी है। ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पर मेरी इमेज थी, यहाँ मेरा पेशेंट था, यहाँ पर मेरी एक्सरे बीम थी। मैं इस एक्सरे बीम से चाहता हूँ कि फोटोन सीधा यहाँ पर जाए और यहाँ से निकल कर मेरे डिटेक्टर पर इम्पैक्ट करे और मेरे को वहाँ पर जाकर इमेज बनाए। बट कॉम्पटन की वजह से ये इस तरफ जाएगा तो, बट ये हल्का सा यहाँ से स्कैटर होगा बहुत ही कम डिग्री पर। इसकी एनर्जी भी 75, अगर इसकी एनर्जी 75 थी और इसकी भी एनर्जी अराउंड 74 होगी, तो देयर इज अ स्कैटर बट वो एनर्जी उतनी ही है। दूसरी तरफ जब ये स्कैटर फोटोन एनवायरनमेंट में जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, आपका एक पेशेंट है, ये वर्टिकल बकी है, ये एक्सरे फोटोन, ये एक्सरे ट्यूब है, ओके। अब जब यहां से ये चीज निकलेगी, देयर विल बी स्कैटर, कॉम्पटन की वजह से चीजें स्कैटर करेंगी। ये डिटेक्टर पर जाने की बजाय अब ये रूम में, ये वाला फोटोन अब एनवायरनमेंट में आ गया। बट क्योंकि कॉम्पटन का फोटोन है तो इसने अपनी एनर्जी लूज नहीं करी। अगर ये इसकी 100 केवी थी तो हो सकता है ये 95 केवी हो, इसकी हो सकता है। तो अब जो मेरे पास एनवायरनमेंट में फोटोन है उसकी एनर्जी मेरे प्राइमरी फोटोन के बराबर है ऑलमोस्ट। इसकी वजह से हमारे को शील्डिंग कैलकुलेशंस और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं या और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम बेटर शील्डिंग कैलकुलेशंस करें, क्योंकि कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से वर्चुअली ये हम प्राइमरी एक्सपोजर खा रहे हैं, मतलब कि जो वहाँ पर ऑक्यूपेशनल डोज है वो बढ़ेगी, पेशेंट डोज है वो बढ़ेगी। क्योंकि ये एक तरीके से आप इसको प्राइमरी एक्सपोजर बोल सकते हो ना, ये प्राइमरी फोटोन बोल सकते हो ना इसे। ये 100 केवी था, ये 95 केवी है, तो मैं इसको वर्चुअली प्राइमरी फोटोन बोल सकता हूँ। तो जो कॉम्पटन फोटोन होते हैं जो कि बहुत कम एंगल पर स्कैटर होते हैं, उनको एज अ प्राइमरी बीम ही ट्रीट करना चाहिए और शील्डिंग कैलकुलेशंस भी उसी तरीके से करनी चाहिए। आई बस आई में? तो सबसे पहला पॉइंट कि जो उसका स्कैटर फोटोन होता है उसकी एनर्जी वर्चुअली इक्वल होती है ऑफ द इंसिडेंट फोटोन के। और दूसरा पॉइंट, Z से ये इंडिपेंडेंट होता है। अब हम अगर दूसरी और इंटरेक्शंस की बात करें तो जैसे जैसे हमने Z घटा दिया था, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू का जो एवरेज एटॉमिक नंबर होता है वो अराउंड 7 होता है, तो Z इतना कम है तो उस इंटरेक्शन की होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। बट क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट Z से इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ग्राम पर, और Z से इंडिपेंडेंट है, इस वजह से चाहे लोअर Z मटेरियल हो यानी टिश्यूज या हाई Z मटेरियल हो यानी कि हमारी शील्डिंग, दोनों इक्वल अमाउंट में स्कैटर करेंगी। ये चीज समझिए। टिश्यू उसका Z है 7.4 अराउंड और 7.4। दूसरी तरफ लेड हो गया या मॉलिब्डेनम हो गया, कोई सा भी जो आप शील्डिंग में यूज करते हैं वो एक हाई Z मटेरियल है, उसका एटॉमिक नंबर काफी हाई है। तो बट कॉम्पटन Z से इंडिपेंडेंट है, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे लेड हो चाहे टिश्यू हो, वो सेम अमाउंट में स्कैटर करेगा। सबसे पहला पॉइंट जो इसको खतरनाक बनाता है। दूसरा पॉइंट, इसका जो स्कैटर फोटोन होता है possess almost same energy as that of primary photon। ये बात समझ में आई आपके? दोनों इक्वल है, इस वजह से कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, इसलिए हमको इसको खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए अपनी शील्डिंग कैलकुलेशंस करते वक्त या अपना कोई सा भी प्रोसीजर करते वक्त, चाहे वो न्यूक्लियर मेडिसिन के केस में हो चाहे वो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के रेंज में हो। और न्यूक्लियर मेडिसिन के रेंज में तो और चीज़ खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। समझ रहे हैं? अब अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ती समझ रहे हैं अब अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी तो न्यूक्लियर मेडिसिन की रेंज में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। नेक्स्ट, इसको
इसी तरीके से थोड़ा और मैंने बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। ये न्यूक्लियर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें देखिए जैसे जैसे इंसिडेंट फोटोन एनर्जी और स्कैटर फोटोन एनर्जी के बीच का प्लॉट है ये, और अलग अलग स्कैटरिंग एंगल्स के लिए हमने इसको दिखाया है। तो आप ये पाएंगे कि पाए यानी कि 180 डिग्री पर जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है वो सबसे कम है। π/2 जैसे जैसे मैं एंगल को घटाता जा रहा हूँ, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी बढ़ती जा रही है। वही चीज़ जो यहाँ पर मैंने शो करी थी। एक छोटा सा रिलेशन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी जो क्यूरियस हैं ये उनके लिए है। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड द रिकॉयल एंगल, अगर आप याद करें, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, थीटा और फाई के बीच में ये रिलेशन होता है। tan y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एप्सिलॉन कॉट थीटा बाई 2, जिसमें एप्सिलॉन का मतलब होता है ये इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। आप इसको इंसिडेंट फोटोन एनर्जी ही मानिए, नॉर्मलाइज टू इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास, बट आप इसको इंसिडेंट फोटोन एनर्जी ही मानिए। तो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि ये दोनों रिलेशन शो भी करते हैं। फाइनली इसमें बताया है कि कॉम्पटन रिएक्शन को इसमें समराइज करा गया है, एनर्जी, मोमेंटम दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग, उस दोनों तरीके से समराइज करा गया है। तो बिफोर कॉम्पटन रिएक्शन अगर मैं सिस्टम को देखूं, तो टोटल एनर्जी बिफोर इंटरेक्शन इज एच म्यू प्लस हाफ mv², एच म्यू फोटोन की एनर्जी प्लस जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है उसकी एनर्जी। फाइनल एनर्जी विल बी एच म्यू डैश, ये एच म्यू, इसकी रेस्ट मास की एनर्जी वो होगी MEc², यहाँ पर ये एच म्यू डैश, और ये MEc², और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो E के। मोमेंटम बिफोर द इंटरेक्शन, एक्स एक्सिस के अंदर मोमेंटम एच म्यू बाई सी होगा। ये मोमेंटम केवल और केवल फोटोन का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कोई मोमेंटम पोजेस करेगा नहीं। आफ्टर द कोलिजन विल बी एच म्यू बाई सी कॉस थीटा प्लस PE कॉस फाई। PE इसका मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। ये एंगल फाई था और ये एंगल थीटा था। तो एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये फोटोन का मोमेंटम और ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। वाई एक्सिस के अलोंग पहले कोई मोमेंटम नहीं था फोटोन का, फोटोन सीधा आ रहा था, बट फाइनल विल बी एच म्यू डैश वाई बाई सी इंटू साइन थीटा। ये वेक्टर कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करा है कॉस थीटा और साइन थीटा में। अगर ये मेरा एक वेक्टर है और ये थीटा एंगल बना रहा है, ये अगर मेरा वेक्टर है ए, तो मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अराउंड रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आएगा या थीटा के डायरेक्शन में जो आएगा वो होगा ए कॉस थीटा, और जो इस डायरेक्शन में वेक्टर रिजॉल्व होगा वो होगा ए साइन थीटा। ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, तो आज का मेरा आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि जो आपकी रेडियोग्राफिक इमेज में जो इमेज बनती है वो कंट्रास्ट की वजह से बनती है, ड्यू टू डिफरेंस इन कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, या कंट्रास्ट की वजह से दो टिश्यूज़ के बीच में कंट्रास्ट का डिफरेंस होता है ना। तो ये कंट्रास्ट पैदा करने के लिए कौन सा इंटरेक्शन इज प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल, किस इंटरेक्शन की वजह से रेडियो जो इमेज है, रेडियोग्राफिक इमेज, उसमें कंट्रास्ट आता है। चाहे आप एक्सरेज की इमेज ले लीजिए, चाहे CT की इमेज ले लो। MRI कंट्रास्ट अलग वजह से आता है, मैंने केवल अभी CT और एक्सरेज का पूछ रहा हूँ, और न्यूक्लियर मेडिसिन भी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और हाँ, जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसको प्लीज़ आंसर करना ना भूलें। इससे मुझे ही नहीं, आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिना गूगल करे।